बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता, उनकी पत्नी रिया सिन्हा और झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गिरोह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यह पत्र सार्वजनिक जैसे ही होता है, पूरे राज्य में बहस का मुद्दा बन जाता है। क्या यह सच है? क्या यह राजनीति है? या क्या वाकई वास्तव में झारखंड में एक ऐसा संगठित अपराध नेटवर्क काम कर रहा था जिसे लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक चिंतित होने की जरूरत है? मरांडी के पत्र की खास बात यह है कि उन्होंने अपने आरोपों को जांच की मांग के तौर पर रखा है, ना कि किसी निष्कर्ष के रूप में। यानी कि यह वह कह रहे हैं कि इन सभी बिंदुओं की गहरी जांच होनी चाहिए ताकि सच जो भी हो सामने आ सके। सबसे पहले बात करते हैं उस संस्थान की जिसका जिक्र इस पूरे मामले में केंद्र में आता है, केएसएस यानी कि कोयलांचल शांति समिति। मरांडी के अनुसार यह संस्थान बाहर से एक सामाजिक संगठन की तरह दिखाई देती थी, लेकिन आरोप है कि यह सुजीत सिन्हा गिरोह के लिए एक तरह की छत्रोछाया बन चुकी थी। पत्र में यह दावा किया गया है कि केएसएस के गठन, संचालन और गतिविधियों में पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की भूमिका की जांच बेहद जरूरी है। मरांडी का कहना है कि यह समिति अपराधियों को जोड़ने, वसूली करने, ठेकेदारों पर दबाव बनाने और अवैध हथियारों की खरीद तक जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो सकती है। यह बहुत ही बड़ा आरोप है जो बाबूलाल मरांडी लगा रहे हैं। अब यह आरोप सच है या नहीं, इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि फिलहाल यह सिर्फ एक राजनीतिक नेता द्वारा उठाया गया सवाल है। लेकिन यदि ऐसा कोई नेटवर्क वास्तव में सक्रिय था तो निश्चित रूप से यह जांच का विषय बिल्कुल होना चाहिए, जिस मामले पे बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखा है। दूसरा बड़ा मुद्दा है अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और हथियारों की खरीद। मरांडी ने यह दावा किया है कि उनके पास विश्वसनीय इनपुट है कि सुजीत सिन्हा गिरोह पंजाब के मोगा जिले से अवैध हथियार खरीद रहा था, और यह भी कहा गया है कि इन हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान समर्थित या फिर सीमा पार अपराध नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। यह आरोप बेहद ही गंभीर है, क्योंकि यदि किसी राज्य में चल रहा अपराध अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी से जुड़ता है तो समझा जा सकता है कि यह केवल एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी बन जाता है। लेकिन फिर से वही बात, फिलहाल यह सब दावे हैं और मरांडी की मांग यही है कि इसकी एनआईए से जांच हो ताकि तथ्य स्थापित हो सके। तीसरा क्या मुद्दा है? तीसरा बड़ा मुद्दा है डिजिटल सबूतों या कहें कि डिजिटल इंटरैक्शन का। मरांडी के पत्र में यह कहा गया है कि रांची पुलिस ने रिया सिन्हा का मोबाइल फोन जब्त किया था, जिसमें कई चैट्स और कॉल लॉग मिले थे। दावा यह है कि चैट सुजीत सिन्हा गिरोह और अनुराग गुप्ता के बीच संपर्कों का संकेत देती है। हालांकि इन चैट्स की असलियत, संदर्भ और जो प्रामाणिकता है वो कैसी है, यह अभी तक किसी भी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं की गई है। इसलिए इसे भी एक आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए, ना कि अंतिम निष्कर्ष की तरह। चौथा मुद्दा था अमन साहू एनकाउंटर को लेकर पैदा हुआ सवाल। मरांडी का कहना है कि अमन साहू, जो सुजीत सिन्हा गिरोह का प्रतिद्वंदी माना जाता था, उसकी मौत पर कई असामान्य परिस्थितियां दिखाई देती हैं। पत्र में यह लिखा गया है कि यह जांच की जानी चाहिए कि कहीं एनकाउंटर को किसी विशेष गिरोह के हित में तो नहीं किया गया है, क्योंकि एनकाउंटर हमेशा विवादित रहते हैं और पुलिस की जवाबदेही का विषय होते हैं। इसीलिए मरांडी की मांग है कि इन पहलू को भी एनआईए जांच के दायरे में शामिल करे। अब पांचवा सबसे बड़ा आरोप क्या था पत्र में? आरोप था रिया सिन्हा की भूमिका को लेकर। मरांडी का कहना है कि कई पुलिस अधिकारियों ने गोपनीय रूप से बताया है कि रिया सिन्हा कई मामलों में अनुचित हस्तक्षेप करती थी। वसूली और दबाव बनाने की चर्चाएं भी पत्र में शामिल हैं। यह आरोप कितना सही है, यह भी सिर्फ जांच से ही सामने आ सकता है, क्योंकि किसी अधिकारी या परिवार के सदस्य के खिलाफ ऐसे आरोप तब तक साबित नहीं माने जा सकते जब तक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच उस पर ना की गई हो। इसके बाद मरांडी ने एक और बड़ा सवाल उठाया है, क्या अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाना और उनका कार्यकाल बढ़ाना योग्यता के आधार पर हुआ था या फिर किसी सौदेबाजी का हिस्सा था? मरांडी कहते हैं कि इस नियुक्ति पर भी कई सवाल खड़े उठते हैं और इसकी जांच बेहद जरूरी है। नियुक्ति प्रक्रिया और योग्यता को लेकर सवाल उठाना लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है, लेकिन इसका उत्तर भी जांच से ही मिल सकता है। अब बात करते हैं पत्र के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्से की,
क्या झारखंड में अपराध, राजनीति, पुलिस तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का कोई संयुक्त गठजोड़ सक्रिय था? मरांडी के पत्र के आधार पर यह सवाल उठता जरूरी है, लेकिन यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि ऐसा गठजोड़ था ही। पत्र में जो भी बातें कही गई हैं वह दावे, इनपुट और संदेह हैं, जिनकी जांच और स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए। एनआईए का नाम इसीलिए लिया गया है क्योंकि मामला यदि हथियार, अंतर्राष्ट्रीय लिंक या संगठित अपराध से जुड़ता है तो जांच का दायरा राज्य पुलिस से बड़ा होना चाहिए। अब आपको बता दें, मरांडी ने अपने पत्र के अंत में यही कहा है कि यह एक साधारण केस नहीं है। यदि यह आरोप सच साबित होते हैं तो यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाला साबित हो सकता है। इसीलिए राज्य पुलिस के बजाय एक केंद्रीय एजेंसी को जांच करनी चाहिए, ताकि ना तो कोई दबाव हो और ना ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे प्रकरण पर अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। बाबूलाल मरांडी ने जो बातें लिखी हैं वो उनके दावे हैं और यह जरूरी है कि जिन पर आरोप लगे हैं उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिले। लोकतंत्र का मूल यही है कि किसी भी आरोप की जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हो। लेकिन एक सवाल हमारा आपके लिए, जितना भी पत्र में बात लिखा गया है हमने एक एक करके सभी बातों को आपके सामने रखा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की है, जिन बिंदुओं को उजागर किया है, आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? और अचानक से बाबूलाल मरांडी सीधे पत्र लिखते हैं एनआईए को। यह सेंट्रल लेवल की मिनिस्ट्री आती है, एनआईए साधारण काम नहीं करती है। खैर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। जैसे जैसे इस मामले पे अपडेट्स आएगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।